सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 8 का, यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन कह सकते हैं डी और एफ खंड के तत्वों का अध्ययन हम कर रहे थे। और इस लेसन के हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे, या अपन कह सकते हैं 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। हम अध्ययन कर रहे थे डी खंड के तत्वों का, और डी खंड के तत्वों में हम जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, जिसे हम 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, उनके गुण धर्मों की चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 3D संक्रमण श्रेणी के 2 गुण धर्मों की चर्चा कर ली थी, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या और आयनन ऊर्जा। आज अपन उसी कड़ी में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की धात्विक प्रकृति का अध्ययन करेंगे। यानी अपन इस आज के वीडियो में 2 गुण धर्मों का अध्ययन करेंगे, एक तो ऑक्सीकरण अवस्थाएं और एक धात्विक प्रकृति। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं 3D संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी। ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करेंगे। तो देखो, हम क्या कहेंगे कि संक्रमण तत्व अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब देखो, संक्रमण तत्व का मतलब यहाँ पर 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों से, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। और हमें पता है कि संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। देखो क्या काम ने कि संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 होता है। अब देखो, संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनमें 3D व 4s, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि n-1 d व ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। देखो क्या कहेंगे हम कह सकते हैं संक्रमण तत्वों में ध्यान से समझना आप, संक्रमण तत्वों में n-1 d कक्षक तथा ns कक्षकों के मध्य
ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिससे NS कक्षकों के साथ, ध्यान से समझना, जिससे NS कक्षकों के साथ, NS कक्षकों के साथ N-1D N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। देखो क्या कहा, संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक तथा NS कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे NS कक्षकों के साथ N-1D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, और इसी वजह से संक्रमण तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब देखो, अब हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, क्योंकि हम 3D संक्रमण श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, तो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं उनको हम अब देखेंगे। थ्री डी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं। स्कैंडियम, देखो ये हैं 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये तो रही हमारी 3D संक्रमण सीरीज, 3D संक्रमण श्रेणी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये मैंने संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1 क्रोमियम में, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 कॉपर में, और जिंक में 3D10 4s2। देखो स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +1 +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन +2 +3 +4 +5 +6, कोबाल्ट +2 +3 +4, निकल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 और जिंक +2। यानी ये तो रही 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब देखो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की हम मुख्य बातें पढ़ते हैं। देखो पहला बिंदु अपन क्या कह सकते हैं कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था लगभग सभी तत्व दर्शाते हैं। देख सकते हो आप
+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2, लेकिन स्कैंडियम इसका एक अपवाद है। यानी पहले पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान से समझना आप, साथ साथ पॉइंट को आप नोट भी करते रहना। +2 ऑक्सीकरण अवस्था लगभग सभी संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। लगभग सभी संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। और इसका एक अपवाद है, वो है स्कैंडियम। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अपवाद क्या है, स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। देखो क्यों, यानी स्कैंडियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो 4s में, 1 3d में। तीनों इलेक्ट्रॉनों को यह त्याग कर और अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लेता है। और हमें पता है कि 3d व 4s कक्षकों में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ इसका 3d का एक इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाता है और यह अपने तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर लेता है। कारण मैंने क्या बताया, तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका जो विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास, वह अक्रिय गैस विन्यास की भांति स्थायी हो जाता है। अगले पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं कि लगभग सभी तत्व, लगभग सभी संक्रमण तत्व, ध्यान से समझना, लगभग सभी संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। लेकिन देखो, 2 संक्रमण तत्व ऐसे हैं जो केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे हैं। एक तो है स्कैंडियम और एक है जिंक। स्कैंडियम तो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और जिंक केवल +2। तो यहां पर अपन लिखेंगे स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखो, स्कैंडियम की चर्चा तो हमने अभी जस्ट की है। जिंक की बात करते हैं कि जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाता है, क्योंकि जो जिंक का विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास, वह होता है 3d10 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जिंक का जो संयोजी कोष का विन्यास है, वह आभासी अक्रिय गैस के समान हो जाता है। आभासी अक्रिय गैस विन्यास कह सकते हैं या छद्म अक्रिय गैस विन्यास कह सकते हैं। इसलिए जिंक केवल 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो, मैं यहां से कर रहा हूं स्टार्ट, देखो इसको मैं हटा रहा हूं और अपन यहां से करते हैं स्टार्ट ऊपर से। देखो, कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं मैंने कोष्टक में दिखाई हैं, तो कोष्टक वाली जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो बहुत ही अस्थायी होती हैं। तो अपन तीसरे पॉइंट में क्या कह सकते हैं, कोष्टक वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कोष्टक वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ही कम स्थायी होती हैं, बहुत ही कम स्थायी होती हैं, बहुत ही
कम स्थायी होती हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि कोष्टक में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई हैं ये न के बराबर दर्शाई जाती हैं, इनका स्थायित्व सबसे कम होता है। तो ये कहा हमने कि कोष्टक वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ही कम स्थायी होती हैं। अब देखो अगले पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, देखो क्रोमियम, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो क्या कहेंगे, क्रोमियम व कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। देखो कारण क्या है, कारण ये है कि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका अर्ध भरा विन्यास प्राप्त हो जाता है जो स्थायी विन्यास होता है, और कॉपर भी फोरेस का एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका जो 3d10 विन्यास है वह पूर्ण भरा विन्यास हो जाता है। तो क्रोमियम तो अर्ध भरे विन्यास के कारण और कॉपर पूर्ण भरे विन्यास के कारण +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में 3D संक्रमण श्रेणी में मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है कितनी, +7। देख सकते हो आप उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज की है। तो 3D संक्रमण श्रेणी में मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो अगर हम डी खंड के तत्वों की बात करें तो क्या कहेंगे, डी खंड के तत्वों में, पूरे डी खंड की बात कर रहे हैं, डी खंड के तत्वों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या कहेंगे, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम दर्शाता है, ओस्मियम दर्शाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। देखो ओस्मियम 3D संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट नहीं है, डी खंड का तत्व है। तो हमने क्या कहा कि डी खंड के तत्वों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ओस्मियम दर्शाता है, और कितनी, +8। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अगले बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व है। क्या कहेंगे, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अधिक होता है, का स्थायित्व अधिक होता है, अधिक होता है। अब देखो हमें यह तो पता हो गया है कि संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अधिक होता है, और ये संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है भाई अगला, क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में दर्शाते
हैं। देखो कारण क्या है, दर्शाते हैं क्योंकि, ध्यान से समझना कारण को, क्योंकि फ्लोरीन व ऑक्सीजन का आकार छोटा व विद्युत ऋणता उच्च होती है। यानी फ्लोरीन व ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता उच्च होती है, तो यह आसानी से इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है। इसलिए संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में ही दर्शाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अगले पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्व आयनिक व सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। आयनिक व सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। अगले पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। देखो क्या काम ने कि संक्रमण तत्व आयनिक व सहसंयोजी दोनों प्रकार के बंध बनाते हैं। संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयनिक यौगिक बनाते हैं तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। देखो हम नेक्स्ट गुण की बात कर रहे हैं, मैं इनको हटा रहा हूं। देखो नेक्स्ट गुण में हम क्या कह सकते हैं कि इनके जो ऑक्साइड हैं, हम ऑक्साइडों की बात करते हैं। देखो संक्रमण तत्वों के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड, अब देखो यानी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड तो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, देखो CrO TiO MnO, देख सकते हो इनमें क्रोमियम +2 टाइटेनियम +2 Mn+2 निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ये ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बात करते हैं अपन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड
क्या होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, CrO3, Mn2O7, ये देखो इसमें क्रोमियम क्या कहेंगे, CrO3 यानी +6 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और इसमें Mn+7, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो दिख रहा होगा आपको शायद, अब हम बात करते हैं मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था की। देखो इनको मैं हटा रहा हूं। अब मध्यम या मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में इनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। क्या कहेंगे, मध्य या मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। देखो हमने निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर ली और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की। अब बात कर रहा हूं मैं मध्य ऑक्सीकरण अवस्था। मध्य ऑक्सीकरण अवस्था, देखो मध्य ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है, बीच वाली, मध्यवर्ती, ना तो निम्न और ना उच्च। मध्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनके जो ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब उनमें क्षारीय गुण भी होंगे और उनमें अम्लीय गुण भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यहाँ पे MnO2 का। यहाँ पर Mn+4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसी प्रकार अपन ले सकते हैं Cr2O3, यहाँ पर क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये जो ऑक्साइड है ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगले गुण में हम क्या कह सकते हैं, अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि कुछ संक्रमण तत्व है। क्या कहेंगे, कुछ संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। जैसे FeCO की होल 5, CO की होल 6, और अपन ले सकते हैं एक NiCO की होल 4। FeCO की होल 5, CO की होल 6 और NiCO की होल 4। यानी यहाँ पर आयरन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहाँ पर कोबाल्ट शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहाँ पे निकल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो CO समूह है इसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। यानी यहां पर Fe शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, यहां पर कोबाल्ट शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहां पे निकल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो कुछ संक्रमण तत्व शून्य ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो ये हमने 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देख ली हैं। हमने डिटेल से इनका अध्ययन किया है, क्या क्या इनकी खास बातें सभी के बारे में हमने चर्चा की है।
अब हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण है वो है धात्विक प्रकृति। यानी अब हम 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की धात्विक प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, अब हम जो अगला गुणधर्म है धात्विक प्रकृति उसका अध्ययन करते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की धात्विक प्रकृति। यानी मेटेलिक नेचर, धात्विक प्रकृति। देखो, हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब देखो, धात्विक प्रकृति के, इसका मतलब ये प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं और प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। धात्विक प्रकृति है, इसका मतलब ये ऊष्मा व विद्युत के, क्या कहेंगे, ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता, देखो धातुओं का प्रमुख गुण होता है आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ये कठोर होते हैं। इनके गलनांक व कवथनांक, गलनांक व कवथनांक के मान उच्च होते हैं। देखो, धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध एक प्रबल बंध होता है, तो इसलिए इनके गलनांक व कवथनांक के मान उच्च होते हैं। इनमें तीन प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं कह सकते हैं या क्रिस्टल व्यवस्था कह सकते हैं। 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। देखो कौन कौन सी। पहली है काय केंद्रित घनीय संरचना। घनीय संरचना यानी इसे हम कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना। दूसरी फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक केंद्रित घनीय संरचना और इसे हम कहते हैं FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना। और तीसरी होगी इसमें षटकोणीय निबिड, षटकोणीय निबिड संकुलित संरचना और इसे हम कहते हैं HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो, इन तीनों संरचनाओं का हमने डिटेल से अध्ययन कर रखा है हमारी 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 1 में। सॉलिड स्टेट वाले लेसन में हमने इन तीनों प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन डिटेल से कर रखा है। तो आप सॉलिड स्टेट के चैप्टर आप वहाँ देखना, लेसन वीडियोस देखना, वहाँ पर आपको इनकी डिटेल स्टडी मिल जाएगी। अब देखो, मैंगनीज क्या होता है। मैंगनीज एक विशेष संकुलित, क्या कहेंगे, विशेष संकुलित क्रिस्टल संरचना में पाया जाता है। मैंगनीज एक विशेष संकुलित
क्रिस्टल संरचना में पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है, कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंगनीज में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं 3d5, यानी डी कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित। इसी वजह से मैंगनीज एक विशेष संकुलित क्रिस्टल संरचना में पाया जाता है। अब देखो हम क्या कहेंगे, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है। यानी अपन क्या कह सकते हैं, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक कठोरता बढ़ती है, धात्विक कठोरता बढ़ती है। अब देखो क्रोमियम, यानी हम मैंगनीज से आगे आते हैं क्रोमियम से जिंक की तरफ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। तो इसका मतलब क्रोमियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो धात्विक कठोरता घटती है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे क्रोमियम से जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से धात्विक कठोरता घटती जाती है, धात्विक कठोरता घटती जाती है। देखो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैंगनीज में होते हैं, और मैंगनीज की चर्चा हमने कर ली है कि मैंगनीज एक विशेष संकुलित क्रिस्टल संरचना में पाया जाता है। फिर हमने क्या कहा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ धात्विक बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती है। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक कठोरता बढ़ती है, और फिर क्रोमियम से जिंक तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से धात्विक कठोरता घटती है। अब देखो अभी हमने क्या कहा कि इनमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी इनके जो परमाणु हैं वो क्लोज पैकिंग में व्यवस्थित रहते हैं। अगर हम इनको ऊष्मा दे या ऊर्जा दे, परमाणुवीकरण की ऊष्मा यानी इनके परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में लाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि संक्रमण तत्वों की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, संक्रमण तत्वों की परमाणुवीकरण की ऊर्जा कह सकते हैं या एंथैल्पी कह सकते हैं। परमाणुवीकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो ये हो गए हमारे 3D संक्रमण श्रेणी की धात्विक प्रकृति की व्याख्या। तो हमने इस आज के वीडियो में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के 2 गुण धर्मों की डिटेल से व्याख्या की है।
पहला गुणधर्म हमने लिया था ऑक्सीकरण अवस्थाएं और दूसरा गुणधर्म हमने ली धात्विक प्रकृति। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट गुणधर्म की व्याख्या करेंगे। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।